हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। जैसा कि हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के टॉपिक्स स्टार्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सटेंशन का अर्थ और एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बताया है, अच्छे से समझाया है। इससे पहले का वीडियो जो है वो एक्सटेंशन का इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में, होम साइंस से रिलेटेड एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें जो उसके आपके जो सिद्धांत हैं और जो दर्शन है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि गृह विज्ञान शिक्षा का निम्न में से कौन सा प्रमुख आवश्यक अंग है? प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा, प्रसार कार्य या यह सभी? तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा, प्रसार कार्य और यह सभी। तो गृह विज्ञान शिक्षा का इसमें से कौन सा प्रमुख आवश्यक अंग है? तो गृह विज्ञान शिक्षा का जो प्रमुख आवश्यक अंग है यह सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है गृहिणियों को सुशिक्षित बनाना, गृहिणियों को पाठशाला विशेषज्ञ बनाना, गृहिणियों को सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना, गृहिणियों को सुख एवं संतोष प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये हमारा कि गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता प्रदान करना। तो जो ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है कि यह गृहिणियों को सर्वोन्मुखी विकास मतलब इनका सर्वांगीण विकास करने की बात करता है, ना कि यहाँ पर गृहिणी के सर्वांगीण विकास की बात करता है। तो गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता प्रदान करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट हो जाता है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है, गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, कार्यवाही करना या हस्तांतरण करना। तो यहाँ पर जो प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है? अवलोकन, मूल्यांकन, कार्यवाही या हस्तांतरण। तो प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार संबंधित होता है गृह विज्ञान से, कृषि से, समुदाय से, समाजशास्त्र से। तो गृह विज्ञान प्रसार जो है वह संबंधित होता है गृह विज्ञान से। किससे? गृह विज्ञान से संबंधित होता है। प्रसार का संबंध किससे होता है? गृह विज्ञान से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। प्रसार शिक्षा सर्वप्रथम किस विषय में लागू की गई? कृषि में, गृह विज्ञान में, राजनीति में, समाजशास्त्र में। तो जो ये गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो है वो किस विषय में सबसे पहले लागू की गई? तो यह कृषि में, मतलब कि आपके एग्रीकल्चर में सबसे पहले लागू की गई। अक्सर आप ध्यान दें कि गृह विज्ञान के जो कॉलेजेस बड़े बड़े से हैं वो एग्रीकल्चर ही कॉलेजेस है, जिसका एग्जांपल CSA है, ND यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर भी गृह विज्ञान शिक्षा, प्रसार शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा कट गया है प्रश्न, मैं बताना चाहूँगी कि प्रसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, क्या प्रसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रसार, ठीक है। एक्सटेंशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रसार को अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सप्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। हम सभी जानते हैं क्या होता है, एक्सटेंशन ही कहते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात कि प्रसार शिक्षा। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं।
भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? तो भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ, यह पूछा गया है प्रश्न। और एग्जाम में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लगा सकते हैं। और यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में, ठीक है, सॉरी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, लेडी इरविन कॉलेज जो था। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा प्रारंभ हुई? प्रौढ़ शिक्षा, कृषि शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ में कौन सी शिक्षा का प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये प्रौढ़ शिक्षा का प्रारंभ किया गया, इसके साथ में ही प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। 8वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्तिपरक है, कार्यपरक है, प्रयोजित है, उपरोक्त सभी है? तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन सदैव कैसा ही होगा? व्यक्तिपरक होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन दर्शन अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति सादे जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन स्तर को ऊंचा रखने को ज़्यादा महत्व देता है। तो जिस तरह के लोग होते हैं उसी प्रकार से उनका जीवन दर्शन होता है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को शिक्षित करना, नगरवासियों को शिक्षित करना, संपूर्ण समाज को शिक्षित करना, प्रौढ़ों को शिक्षित करना। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह है ग्रामीणों को शिक्षित करना। जो प्रसार कार्यक्रम है वो मुख्यतः किसके लिए बनाया गया है? यह ग्रामीणों के लिए बनाया गया है, इसलिए ग्रामीणों को शिक्षित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा की विशेषता है। प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है? यह सहकारी एवं सहयोग की भावना पर आधारित है। यह स्वैच्छिक, अभिप्रेरित एवं स्वयंसेवी नहीं है। इसमें स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व को महत्व नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए है, जो यह सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है। क्या प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है? यह सहकारिता एवं सहयोग की भावना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रसार शिक्षण पद्धति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, प्रसार शिक्षण पद्धति का कौन सा उदाहरण नहीं है? फार्म एवं घर पर भेंट करना, अपने कार्यालय में भेंट करना, फिर उसके बाद है सर्वथा गुप्त स्थान पर भेंट करना, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी प्रसार शिक्षण पद्धति का उदाहरण नहीं? जैसे अगर हम किसी की चीज़ का प्रसार कर रहे हैं तो उसका उदाहरण क्या नहीं है? तो यहाँ पर जो ये इन्होंने कहा है कि सर्वथा गुप्त स्थान पर भेंट करना, तो क्या यह प्रसार शिक्षा का उदाहरण है? ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सी में क्या है? सर्वथा गुप्त स्थान पर भेंट करना। प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना आवश्यक है? तो प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न में से किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? ग्रामीणों का शैक्षिक एवं मानसिक स्तर, शिक्षण साधनों की उपलब्धता, यातायात की सुविधा और यह सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी यह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्तिपरक, कार्यपरक, प्रयोजित या उपयुक्त सभी? अभी मैंने इस प्रश्न को आपसे बताया था, डिस्कस किया कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन कैसा होता है। यह सर्वथा व्यक्तिपरक होता है, क्योंकि जैसे व्यक्तिपरक है इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति का दर्शन अपना अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कैसा होता है? सरल होता है, उपयोगी होता है, शिक्षात्मक होता है या उपरोक्त सभी होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, उपरोक्त सभी होता है। जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? वहाँ पे आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारे सिद्धांत वहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से मैं कुछ आपको जैसे सिद्धांत बता देती हूँ, जो अगर जो चाहे तो आप नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट भी है और आपके ग्रेजुएशन में तो आते ही आते हैं, तो आप इसको देख लें। प्रसार शिक्षा में के सिद्धांत की बात मैं करूँ, मैं बोल देती हूँ,
लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे सबसे पहले सिद्धांत की बात करूँ तो सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, मतलब जैसे आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति कैसे है, लोगों का इतिहास, संस्कृति, मूल्य, नेतृत्व, संगठन की क्षमता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कैसी हैं, इस चीज़ के अंतर का सिद्धांत, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। फिर सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, लोगों की संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती है। जिस समय प्रसार कार्य किया जाता है, कभी कभी प्रसार के ना होते हुए भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन समाज के विकास के लिए आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों को विश्वास प्राप्त करना, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। उन लोगों का प्रसार कार्यकर्ता पर विश्वास होना चाहिए कि वह जो कुछ कहता है उसे दैनिक जीवन को उपयोगी बनाने में सहायक है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को कुछ लाभदायक परिणामों का प्रदर्शन करना चाहिए जो कि खेतों के लिए उपयोगी हो, किसान उस पर विश्वास कर सके, उनके अपनी समस्या भी बता सके। तो मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, इसको भी प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज इसको कहते हैं। और सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत मतलब जैसे अलग अलग जगह अगर आप जाएंगे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग, इस चीज़ को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। आप किसी चीज़ को अपने हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको करके दिखाएंगे जिससे कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। अगर हम अगर सिद्धांत की बात करें तो मूल संगठन का सिद्धांत, मूल संगठन का सिद्धांत क्या होता है कि जो प्रसार कार्य करता है वो लोगों को संगठित करके रखे, उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं पर जोर दे, जिससे कि क्या होगा, लोग उनसे अधिक जुड़ाव करेंगे। फिर उसके बाद सहयोग का सिद्धांत की बात करें, चौथा सिद्धांत कौन सा हो गया, सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत मतलब ये नहीं कि प्रसार कार्यकर्ता सिर्फ ऑर्डर दे और अब कार्य को करा रहा है, नहीं, वो उनके साथ में मिलजुल कर कार्य करे, जिससे कि सहकारिता की भावना सामने आए और लोग उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा हों। फिर रुचि एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत 5वें नंबर पर, मतलब जिस चीज़ की उनको रुचि है और जिस चीज़ की आवश्यकता है उसी के बारे में आप उनको ज्ञान दें तो ज़्यादा बेहतर है। हिस्सेदारी का सिद्धांत, ये नहीं कि सारा काम, सारी जिम्मेदारी आपने ले ली, आप एक ग्रुप बनाएं और अलग अलग लोगों को उसमें डिवाइड करें, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दें, जिससे कि हिस्सेदारी का सिद्धांत आपका वहाँ पे प्रतिपादित हो पाएगा। फिर शिक्षण विधि के प्रयोग में, जैसे जो भी हम जैसे किसी चीज़ को अगर हम सिखाना चाह रहे हैं तो कोई नई तकनीकी, कोई नई शिक्षण विधि, प्रोजेक्टर का हमने प्रयोग किया, कुछ टूल्स का प्रयोग किया, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है। फिर प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, अपनी बात को हम अपने हिसाब से तो बताएंगे ही और साथ में कुछ स्पेशलिस्ट को भी लेकर के आएंगे उन लोगों के बीच में, जिससे कि उनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। और संतुष्टि का सिद्धांत, संतुष्टि मतलब लोगों को संतुष्ट, मतलब जो भी हम कार्य करें उससे उनको क्या, सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो हमारे बहुत सारे 20-25 सिद्धांत जाते हैं। अगर मैं इसको समझाऊंगी तो एक पूरा लेक्चर, लेकिन मैं यहाँ पे नाम आपको बता रही हूँ कि संपूर्ण परिवार पहुँच का सिद्धांत हो गया, मूल्यांकन का सिद्धांत हो गया, नमनीयता का सिद्धांत हो गया, स्वेच्छा का सिद्धांत हो गया, स्वयं की सहायता, हाँ स्वयं की सहायता का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है। करके सीखने का सिद्धांत भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत, कार्य निष्पादन मतलब वही करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है। स्वावलंबन का सिद्धांत है। फिर उसके बाद धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत, ऐसा नहीं कि आप गए, आप एक्सटेंशन वर्कर हैं, तुरंत आप गए विलेजर्स से मिले और तुरंत वो सीख गए, नहीं, उसको करने में समय लगेगा। तो स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, इसमें हम जानते हैं, इसमें हम क्या, इसमें कुछ टूल्स का प्रयोग करते हैं, जो भी उनके पास जो है उपलब्ध संसाधन, उन्हीं का प्रयोग करके उनको हम कुछ नई तकनीकी का प्रयोग, उसमें कुछ मिक्स करेंगे और उन्हें कुछ अच्छा बताएंगे। फिर समता का सिद्धांत, मतलब सबको बराबर से देखना है। ठीक है। किसी प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, मतलब जो भी वहाँ के स्थानीय संगठन है आप उनका वहाँ पर उनका सहयोग लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो सके। जैसे कि जो समितियां हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन लोगों से, सेक्रेटरी हैं, इन लोगों से मिल करके आप क्या करें कि स्थानीय संगठनों का सहयोग लें। फिर व्यवहारिक विज्ञान एवं तकनीकी का सिद्धांत, टेक्निक्स का तो प्रयोग करना ही है और साथ ही साथ उसको अप्लाइड भी करना है। फिर उसके बाद निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। ठीक है। तो निरपेक्षता तथा आपको तटस्थ भी रहना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल से एकदम उसमें इन्वॉल्व हो गए और अपना ही एकदम दबदबा बनाए
बनाए रखें, नहीं, आपको तटस्थ भी रहना है और लोगों को कार्य करते जाना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट, प्रजातंत्र एवं विज्ञान का सिद्धांत। मतलब प्रजातंत्र की बात मतलब ये नहीं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, उसमें हर एक व्यक्ति जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम में भाग ले रहा है वो क्या होता है, जिस प्रकार से प्रजातंत्र में नागरिक प्रमुख होता है और घर की सभ्यता की मौलिक इकाई है परिवार, मानव जगत का प्रथम शैक्षणिक समूह है, प्रशिक्षणिक समूह है और सुविधा और साधनों से युक्त औसतन भूमि प्रदत्त होनी चाहिए। ये सब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये आपके प्रजातंत्र की बात कर रहा है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो अगर हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको 25 सिद्धांत बता दिए हैं। अगर आपको नोट करना हो तो आप दोबारा से इसको रिपीट करके नोट कर सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा। ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हिस्सेदारी, जैसे सामाजिक मिलकर कार्य करने की बात हो रही है ना, तो हिस्सेदारी का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, मूल संगठन का सिद्धांत एवं नेतृत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है, उन्नति हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर बी आपका सहयोग का सिद्धांत हो जाएगा। विकास के कार्यक्रम में भागीदारी की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार निर्भर करता है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा बार बार आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। विकास के कार्यक्रम की भागीदारी की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, मूल्यांकन सिद्धांत या नमनीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, यह आता है हमारे संतुष्टि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें देखो संतुष्टि आवश्यक है, तो इसलिए आपको सारे सिद्धांत मालूम होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। मूल्यांकन का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, असंतुष्टि का सिद्धांत, समता का। अभी मैंने आपको बताया, तो आपको मूल्यांकन का भी सिद्धांत बताया था, स्वावलंबन का, समता का भी बताया था और असंतुष्टि का सिद्धांत नहीं बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन क्रिया के अनुसार होना चाहिए, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रसार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन किस प्रकार से होना चाहिए, तो यह आपका होना चाहिए डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हमारा होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रसार शिक्षा का दर्शन पर आधारित है, मानव विकास पर, बाल विकास पर, ग्रामीण विकास पर या पोषण विकास पर। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो किस पर आधारित होता है, यह मानव विकास पर आधारित होता है। किस पर, यह मानव विकास पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मानव विकास। फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या जॉन ड्यूवी ने। तो प्लेटो महोदय ने सबसे पहले फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया। किसका, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है, समाज के घर आधारभूत इकाई है, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था या उपरोक्त सभी। तो ये रणजीत सिंह के द्वारा प्रसार दर्शन पर आधारित, समाज घर आधारभूत इकाई है, बिल्कुल सही, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, सामाजिक न्याय के प्रति आस्था और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगला है, मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं, यह किसका कथन है, डॉक्टर रणजीत सिंह का, लीगन का, सोहल का या किसी का नहीं। तो यह कथन किसका है, यह लीगन महोदय का कथन है। किसका है, लीगन का है। मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर हैं, यह कथन किसका है, यह लीगन महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च पर निर्भर करता है, आदर्शों, परिणामों, विश्वास, प्रयोगों। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा
का दर्शन उच्च किस पर निर्भर करता है? जो दर्शन होता है वो किस पर? उच्च आदर्शों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का वर्ड जो है ये फिलॉसफी के लिए है कि फिलॉसफी शब्द किस भाषा का से लिया गया है। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, भारतीय भाषा से या जापानी भाषा से? तो जो फिलॉसफी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? या ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिलॉस शब्द का अर्थ क्या है? दर्शन, विद्या या ज्ञान, प्रेरणा या आत्म सम्मान। ठीक है, तो जो फिलॉस शब्द है उससे क्या है? या विद्या या ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, जो फिलॉसफी की अगर हम बात कर रहे हैं, दर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ जो फिलॉसफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा है? जो फिलॉसफी शब्द है ये किसके ये अंग्रेजी के जो फिलॉसफी शब्द है यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से? फिलॉस धन सोफिया। कौन? फिलॉस धन सोफिया। दो वर्ड कौन सा? फिलॉस धन सोफिया। एक मिनट, फिलॉस धन सोफिया किससे लिया गया? बैक हो गया, सॉरी। दो शब्द कौन सा? फिलॉस तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस सोफिया, सोफिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलॉस जो वर्ड है उससे क्या मतलब है? फिलॉस शब्द का अर्थ है विद्या या ज्ञान। ठीक है, और सोफिया का अर्थ क्या होता है? अनुराग। तो ये दो शब्द से मिला है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा है? ये आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से, लैटिन नहीं है, ग्रीक भाषा से हुई है। सोफिया शब्द से हुई है। तो फिलॉस का अर्थ होता है विद्या या ज्ञान, और दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है सोफिया। सोफिया का अर्थ क्या होता है? प्रेम या अनुराग। ठीक है, सोफिया का अर्थ क्या हो जाता है? अनुराग या प्रेम। ठीक, तो इस प्रकार अगर देखें हम तो फिलॉसफी शब्द से क्या हुआ? विद्या प्राप्त करने का अनुराग, मतलब विद्या से जो प्रेम हो जाएगा। तो व्यक्ति की सभी क्रियाएं उसकी शिक्षा द्वारा नियंत्रित होती हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुराग को ही हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुराग को ही हम क्या कहेंगे? दर्शन कहेंगे। प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित है विचारों पर, मानव विकास पर, प्रगति पर या फिर मानव पर। तो प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वह किस पर आधारित है? तो वह आधारित होता है हमारे मानव विकास पर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। किस पर? मानव विकास पर। मनोवृत्तियों में परिवर्तन से ही परिवर्तन आता है। जब आपकी मनोवृत्तियों में, एटीट्यूड्स में परिवर्तन आता है तो किस पर परिवर्तन आता है? कार्यों में, अपेक्षाओं में, मूल प्रवृत्तियों में या फिर आपके व्यवहार में। तो यहाँ पर मनोवृत्तियों में, एटीट्यूड में परिवर्तन से ही किस पे? आपके व्यवहार से परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रकाश शिक्षा के निम्न विचारों पर आधारित है। समाज में घर आधारभूत इकाई है, प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, परिवार प्रथम मौलिक मानवीय समूह है या उपयुक्त सभी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार ये सारे उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसार दर्शन की विशेषता है क्या है? यथार्थवादी है, प्रयोगवादी है, परिणामवादी है या उपरोक्त सभी। तो आपको अगर लिखने को आ जाए कि प्रसार दर्शन की विशेषता क्या है, तो यथार्थवादी भी है, प्रयोगवादी भी है, परिणामवादी भी है, ठीक है, और उपयुक्त सभी। अगर मैं बात करूं कि अगर प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताओं की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको दर्शन बोल दे रही हूँ, क्या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रसार शिक्षा के दर्शन कौन कौन से हैं? यथार्थवाद का दर्शन फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट पे है यथार्थवाद का दर्शन। दूसरे पे आप नोट करिए आदर्शवाद का दर्शन, मैं बोल रही हूँ आदर्शवाद का दर्शन। तीसरे पर है आपका प्रयोगवाद पर दर्शन, ठीक। फिर उसके बाद पुनः निर्माण का दर्शन,
क्या, पुनः निर्माण। चौथे पे है पुनः निर्माण का दर्शन। फिर पांचवें पे आपका आ जाता है पुनः निर्माण के दर्शन के बाद आपका आता है सारवाद का दर्शन। कौन सा, सारवाद का दर्शन, ठीक। फिर उसके बाद फलवाद का दर्शन, फिर उसके बाद मानवतावाद का दर्शन। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यथार्थवाद का दर्शन, आदर्शवाद का दर्शन, प्रयोगवाद का दर्शन, पुनः निर्माण का दर्शन, फिर उसके बाद सारवाद का दर्शन, फलवाद का दर्शन, मानवतावाद का दर्शन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 7 प्रकार के दर्शन हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है प्रसार दर्शन की विशेषताएं, तो यथार्थवादी, प्रयोगवादी, परिणामवादी और यथार्थवादी, प्रयोगवादी, परिणामवादी, आदर्शवादी, पुनः निर्माण, सारवाद का दर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद फलवाद का दर्शन, फलवाद के दर्शन को ही परिणामवादी ही के ही अंतर्गत कहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद मानवतावाद का दर्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रसार के दर्शन भी बता दिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि ये इस प्रकार के दर्शन हैं, ठीक। फिर अगला प्रश्न हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए क्या आवश्यक है? स्वयं सहायता करना, अपने ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करना, अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास की बात कर रहा है। व्यक्तिगत विकास के लिए क्या आवश्यक? स्वयं की सहायता करना। बिल्कुल, आप स्वयं की सहायता जब तक नहीं करेंगे कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता। अपने ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि, किस प्रकार? चिंतन मनन एवं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ करके, अपने आसपास की चीज़ों को देख करके आप क्या करेंगे? अपने ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि लाएंगे। अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन, बिल्कुल आपकी जब आपके पास ज्ञान आएगा तो आपकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक रूप से परिवर्तन आएगा, जिससे क्या होगा? आपके व्यक्तिगत जो विकास है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? व्यक्ति का विकास, घर का विकास, परिवार का विकास, उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा का मूल दर्शन यह सब है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। अगला डॉक्टर टी.एस. सोहेल के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन है। टी.एस. सोहेल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को क्या बताया? यथार्थवाद का दर्शन, आदर्शवाद का दर्शन, प्रयोगवाद का दर्शन, या उपयुक्त सभी। तो जो ये सोहेल महोदय हैं, इन्होंने भी क्या किया? टी.एस. सोहेल महोदय के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन ये सभी है, उपयुक्त सभी। यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, ये सभी इन्हीं के अनुसार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? समाज, घर परिवार, मानव, जीव जंतु। तो प्रसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या हो जाता है? मानव हो जाता है, ठीक है। केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मानव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का दर्शन निम्न में से किस पर आधारित है? जीव जंतुओं का विकास, कार्य क्षेत्र का विकास, मानव का विकास, किसी वस्तु का विकास। तो हम सभी जानते हैं कि प्रसार शिक्षा का दर्शन किसके विकास के लिए है? मानव के विकास के लिए है। अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा का दर्शन किस बातों में विश्वास रखता है? मानव व्यवहार तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, कार्य क्षमता एवं कार्य संपादन प्रणाली में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा किस पर आधारित शास्त्र है? आदान प्रदान पर, मानव व्यवहार पर, जीव विज्ञान पर, या वनस्पति विज्ञान पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मानव व्यवहार पर, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ से आपके प्रसार शिक्षा के दर्शन के काफ़ी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही साथ में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के महत्व के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे जो है प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? ओके, हाँ, तो
मूल उद्देश्य क्या है? प्रगति, कार्यक्रम संचालन, मानव कल्याण, औद्योगिक उन्नति। तो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या हो जाता है? मानव का कल्याण करना है। क्या है? मानव का कल्याण करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत आधारित है। जड़ को हटाने पर, स्थिर होने पर, अस्थिर होने पर, समस्या की जड़ तक पहुँचने तक। तो जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत क्या है? कि समस्या की जड़ तक पहुंचना। यही ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यह करेक्ट है। मैंने अभी आपको पूरे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत आपको बता दिए हैं और साथ ही साथ में दर्शन भी बता दिए हैं। आप चाहें तो एक बार नोट डाउन कर लें और बीए के सविता मैम की बुक में और आपकी मंजू हरपालानी, मतलब जिसकी भी आप बुक उठाएंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के, आपको ईजिली वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग भी वहीं से देखते हैं और वहीं से क्वेश्चन को पुट करते हैं। ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए है। सीखने की क्रिया होनी चाहिए स्वैच्छिक, दबावपूर्ण, बलपूर्ण, उपयुक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए? सदैव स्वैच्छिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं। प्रसार कार्य की प्रकृति होती है राजतांत्रिक, दबावपूर्ण, उपेक्षापूर्ण या प्रजातांत्रिक। तो यहाँ पर प्रसार कार्य की प्रकृति कैसी होती है? राजतांत्रिक होती है। कैसी होती है? राजतांत्रिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। सॉरी, राजतांत्रिक नहीं होती, गलती से यहाँ पर प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक होती है ना, तो ये प्रजातांत्रिक होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली है, एकल है, राजतांत्रिक है, उपयुक्त सभी है। तो प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से? एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसकी? अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा आधारित होनी चाहिए किस पर? धन पर, सामुदायिक सुविधाओं पर, आवश्यकताओं पर या उपयुक्त सभी पर। तो प्रसार शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? सदैव आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक है लोगों के साथ अच्छे संबंध, ग्रामीण विज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। लोगों के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए, ग्रामीण मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार भी होना चाहिए। अगर आप किसी को एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब कुछ भी आपको टीच करने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीच नहीं मतलब जिस प्रकार से स्किल कोई सिखाने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत मैं बता चुकी हूँ, इसको आप देख लें कौन कौन से। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत होता है, जी बिल्कुल होता है। सहयोग का सिद्धांत होता है, सहकारिता का सिद्धांत होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन का भी सिद्धांत और सांस्कृतिक अंतर का भी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दा लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर ऊंचा रखना, पशुधन का समुचित उपयोग ही प्रसार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो किसने कहा कि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा भूमि, जल एवं पशुधन का समुचित उपयोग करना। ठीक है, ये किसके अनुसार ये कहा गया है? हार्ने महोदय के अनुसार, टार्लर के अनुसार, अरस्तु के अनुसार या सूपे के अनुसार? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए आपका हार्ने महोदय हैं, इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि इन्होंने कहा कि जनसंख्या का जीवन स्तर ऊँचा उठाना, मतलब जहाँ पर हम जा रहे हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊँचा करना और भूमि, जल एवं पशुधन का समुचित उपयोग ही प्रसार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? शहरी क्षेत्रों का विकास, मानव संसाधन का विकास, ग्रामीणों का विकास और शिक्षा का विकास। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ये होता है ग्रामीणों का विकास। इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। ग्रामीणों के लिए ही प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? आरोपित प्रत्यारोपित के, कार्यक्षमता के, अभ्यास के या प्रत्यक्षण के? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? प्रत्यक्षण के। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? या प्रत्यक्षण से, मतलब देखते हैं और देख करके, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और देख करके उसको सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य को अपनी मदद
आप करनी चाहिए। इसके अंतर्गत इस अंशशः का पालन होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण का, सामाजिक शिक्षण का, प्रसार शिक्षण का या इतिहास शिक्षण का। तो मनुष्य को अपनी मदद अपने आप, मतलब करके सीखने के सिद्धांत की बात अगर मैं करूं, मतलब स्वयं अपना काम अपने हाथ से करने की बात करूं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये किसका है, किसका सिद्धांत का पालन हो रहा है, तो ये प्रसार शिक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। मतलब स्वयं की मदद आप खुद से करें। ठीक। फिर प्रसार शिक्षा का किस शिक्षण सुविधाओं से गहन संबंध है? आयुर्विज्ञान से, परिवार कल्याण से, गृह विज्ञान से, उपयुक्त सभी से। तो किस शिक्षण विधा से सबसे ज़्यादा संबंध है? प्रसार शिक्षा के किन शिक्षण विधाओं से? आयुर्विज्ञान से है, बिल्कुल, और परिवार कल्याण से है, बिल्कुल है, और फिर गृह विज्ञान से है, बिल्कुल है। तो उपयुक्त सभी। परिवार कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम किए जाते हैं उनमें भी प्रसार शिक्षा उसके लिए भी आवश्यक है, आयुर्विज्ञान के लिए भी आवश्यक है और गृह विज्ञान के लिए भी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण के सीखने की क्रिया किस पर आधारित होती है? प्रयोग या अनुभव पर, पढ़ने व लिखने पर, अनुभव व अभ्यास पर, खेलने व घूमने पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? प्रसार शिक्षण में सीखने की क्रिया किस पर आधारित होती है? अनुभव व अभ्यास पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार कार्य कैसा होता है? कठिन होता है, सरल होता है, स्वैच्छिक होता है या बहुआयामी होता है? तो बिल्कुल प्रसार कार्य कैसा होता है? यह बहुआयामी होता है। तो इसी के साथ साथ में आज हमने आपको प्रसार शिक्षा के सिद्धांत भी बताए, प्रसार शिक्षा का गृह विज्ञान में महत्व भी बताया, साथ ही साथ प्रसार शिक्षा के दर्शन भी बताए। इसके अलावा भी मैं कुछ, जैसे ये तो आपके जो मैं ये क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने टेक्स्ट बुक से किया है, जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, उससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही साथ में तो कॉम्पिटिटिव बुक्स के भी मैं कुछ इसमें से एक्सटेंशन के और भी क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रसार शिक्षण विधियाँ। तो आई होप कि आपको एक्सटेंशन का मतलब समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैंने आपको डिफिनीशंस बता दी, साथ ही साथ में प्रसार शिक्षा का दर्शन भी आपका कंप्लीट हुआ और प्रसार शिक्षा के आपके सिद्धांत भी कंप्लीट हुए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, और तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके, बाय।